हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की और एक ऐसे स्टॉक की जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो सेक्टर है जो कि इंफ्रा के हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, जल जीवन मिशन हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या फिर 2047 का डेवलप्ड इंडिया प्रोजेक्ट हो। हम बात कर रहे हैं उस सेक्टर की जो हर बिल्डिंग और हर मकान में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है पाइपिंग सेक्टर। हम आज समझेंगे क्यों ये सेक्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, और उसमें भी क्यों एस्ट्रल पॉली ऐसा स्टॉक क्यों बनता है जो कि फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत प्रॉमिसिंग साइंस दे रहा है। हम समझेंगे एस्ट्रल पॉली का बिजनेस, उसका फंडामेंटल, उसका टेक्निकल, और ये भी समझेंगे क्यों फ्यूचर की ग्रोथ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा वेल्थ बना के भी दे सकता है। अगर हम कंपनी को देखें, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज 31 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट है, 9000 के करीब का मैन पावर है, 26 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 5,49,126 मेट्रिक टन पर एनम की है। डीलर इनके 2,51,000 है और अभी भी इसकी काउंटिंग कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके 3610 हैं और ये भी फ्यूचर में बढ़ता रहेगा। एस्ट्रल को समझा जाता है कि ये कंपनी सिर्फ पाइप्स बनाती है और टैंक्स बनाती है, पर ये सच नहीं है। अगर हम इनके बिजनेस को देखें तो ये पाइप एंड फिटिंग्स, वाटर टैंक्स, एडहेसिव एंड सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, बाथवेयर, पेंट्स, स्पेशलाइज्ड वॉल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड फिटिंग्स में इन्वॉल्व है। अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन सारी जगहों पे, इन सारी मेंशन्स जगहों पे अवेलेबल है। आप पॉज करके ये सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख सकते हैं और ये कंटिन्यूएशन में है। अपकमिंग पाइप एंड वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली है वो 60,000 मेट्रिक टन की है। तो साफ दिखता है कि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए बहुत बड़े स्केल पे इनके प्लांट्स ओपन हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि एस्ट्रल पॉली ने अपना बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि अभी उनका मेजर फोकस पाइप्स पे ही है, क्योंकि पाइप्स उनके ओवरऑल प्रोडक्शन का 70 to 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। एस्ट्रल ने ये दिखाना चाहा है कि वो पेंट सेगमेंट, फिटिंग सेगमेंट, बाथवेयर जिसमें कि ऑलरेडी सेरा सैनिटरी वेयर्स एंड किर्लोस्कर जैसे ब्रांड्स पहले से कम्पीट कर रहे थे, एडहेसिव्स, इन सब में वो एंटर करना चाह रहा है और उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी ओपन कर रहा है। इसका मतलब बढ़ती हुई इकॉनमी, बढ़ते हुए भारत के साथ जो भी डिमांड आने वाली है उसके लिए ये प्रिपेयर्डनेस है। एस्ट्रल हमेशा ही ब्रांडिंग में बहुत अच्छा रहा है। आपको याद होंगे सलमान खान के वो एड्स जिसमें दबंग के नाम से वो पाइप चलती थी, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर से बात करोगे तो वो एस्ट्रल पाइप्स को दबंग वाला पाइप ही आज तक भी बुलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रांडिंग के लिए इन्होंने कैसे कैसे पुष्पा जैसी बड़ी मूवीज़ के साथ कोलैबोरेट किया। फिर आप देख सकते हैं गेम चेंजर के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया, और आईपीएल की बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए। एक और अच्छी गुड न्यूज़ रही एस्ट्रल के लिए, एस्ट्रल का जो बाथवेयर था उसने 100 करोड़ का सेल्स अचीव कर लिया है। ये दिखाता है कि उनके बाथवेयर का पोटेंशियल भी बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम पाइपिंग सेक्टर्स को समझने की कोशिश करें तो लगभग 60% पाइपिंग सेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में है, और अभी भी 40% के करीब जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। पर जैसे जैसे इकॉनमीज़ आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, वहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो मार्केट से बाहर होते जाते हैं, और एस्ट्रल जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो होते हैं उनका मार्केट शेयर खाते रहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे पास तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी है, एस्ट्रल है, फिनोलेक्स है, प्रिंस पाइप्स है और उसके जैसे और भी ब्रांड्स हैं, पर एस्ट्रल ही क्यों? दोस्तों, बाकी कंपनियां भी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, हम किसी दिन उन पे भी बात करेंगे, पर इस सेक्टर में एस्ट्रल क्यों बाकी कंपनीज़ के हिसाब से ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, इसको पता करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे और करेंगे इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम देखेंगे कि ये साल एस्ट्रल का स्टॉक लगभग 2400 के हाई से गिरता हुआ इसने एक लो बनाया था 1200 का, जो कि लगभग 50% वैल्यू कम हो गई थी, और उसके बाद फिर से ये स्टॉक बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको हैवी वॉल्यूम्स दिखेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे एक आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ये स्टॉक अपने पीक से बहुत डाउन है। जो स्टॉक एक टाइम लगभग 2450 का हुआ करता था वो अभी 1500 का ही है। अगर हम इसका पीई रेशियो देखें तो वैल्यूएशन में भी हमें दिखेगा ये अपने मीडियन वैल्यूएशन से नीचे साइड पे है, जो कि इस समय करंटली 77.7% ही है। अब इसके क्वार्टर्स में चलते हैं तो आप देख सकते हो कि इन मार्च 2022 में जो सेल 1391 करोड़ की थी
वो मार्च 2025 में बढ़ के 1681 की हो चुकी है, और ये जो सेल्स इस क्वार्टर की है वो पिछले सारे क्वार्टर से ज़्यादा है। सो दिस इज़ दी हाईएस्ट एवर सेल्स। हम प्रॉफिट में चलते हैं तो प्रॉफिट इनके बीच बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि इंफ्रा का काम थोड़ा साइक्लिकल भी होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे भी डिपेंड करता है, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स की तरह एक सीक्वेंस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलें तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनका सेल्स था मार्च 2014 में 1057 करोड़ था, वो अब मार्च 2025 में 5832 करोड़ का हो चुका है, जो कि लगभग 5 गुना से ज़्यादा का जंप है, जो कि बहुत ही अच्छा जंप माना जा सकता है। फिर अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट जो 79 करोड़ का था वो अब 519 करोड़ का है, जो पिछले साल की प्रॉफिट से थोड़ा डिप होता दिखा है। लेकिन अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो रिवेन्यू अभी भी प्रॉमिसिंग है। अगर हम चलें बैलेंस शीट पे और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। पिछले 3-4 साल से ये कंपनी हैविली अपने केपेक्स पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर हम एस्ट्रल के फंडामेंटल्स को देखें तो हमें फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग ही दिखते हैं। प्रॉफिट हमें थोड़ा गिरता हुआ दिखा है, पर उसके भी कुछ रीजंस हैं। पहला है क्रूड ऑयल पिछले साल काफ़ी ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि एस्ट्रल भी जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसमें क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स का यूज़ करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का शेयर 11% का है, एस्ट्रल का शेयर लगभग 7 से 8% का है, फिनोलेक्स का शेयर जो है वो 9% का है। तो हम एस्ट्रल को ही कवर क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न है CPVC पाइप्स का किंग होना। दोस्तों, CPVC ये वर्ड हमने सुना होगा, PVC एंड CPVC। तो एस्ट्रल सिर्फ एक पाइप सेक्टर में ग्रो नहीं कर रहा है, वो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी स्टॉक से करें, आप एस्ट्रल को देखो तो एस्ट्रल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 साल में 15% से ग्रो कर रही है। फिर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो लगभग 21% की है, और स्टॉक प्राइस जो है वो 24% का है। अगर हम फिनोलेक्स की बात करें तो फिनोलेक्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ केवल 5% का है, जो कि एस्ट्रल का 15% का था। समझना पड़ेगा कि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपकी सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तभी आपका ग्रोथ भी तभी आपका स्टॉक प्राइस भी उस ग्रोथ को कैचअप करेगा। और अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को भी देखना चाहें तो सुप्रीम इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर हम बस कंपैरिजन करें पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस का तो आपको दिखेगा कि एस्ट्रल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15% का था, सुप्रीम का वो गिर के 10% हो जाता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो एस्ट्रल की 21% की थी वो यहाँ 13% हो जाती है। स्टॉक प्राइस में इसने भी बहुत अच्छा किया है और एस्ट्रल ने भी बहुत अच्छा किया। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, और सबसे बड़ा एज जो एस्ट्रल को है वो है इसका CPVC मार्केट में सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर होना, जो कि 25% का है। इसके आसपास भी अभी कंपनीज नहीं है। बट CPVC पाइप्स में ऐसा क्या है जो एस्ट्रल को वो इतना एज देती है? पहली बात, CPVC पाइप्स हीट रेजिस्टेंट होती हैं। 93-94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो इजीली हैंडल कर लेती हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो कि सेम PVC पाइप्स और स्टील पाइप्स में पॉसिबल नहीं है। स्टील पाइप्स शायद हीट रेजिस्टेंट हो, बट वो करोजन रेजिस्टेंट नहीं होती हैं। एस्ट्रल के CPVC पाइप्स दोनों ही हैं। CPVC सिर्फ एक डिफरेंट तरह का पाइप नहीं है, CPVC एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इनके पाइप के अंदर लेस बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हाइजीनिक और ज़्यादा हेल्दी मानी जाती हैं। तो बढ़ते हुए इकॉनमी के साथ, बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम के साथ और बढ़ते हुए मिडिल क्लास के साथ पब्लिक अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करेगी, और गवर्नमेंट का फोकस भी रहेगा वैसी पाइप्स को प्रमोट करना जो कि हमारे विजन डेवलप्ड इंडिया टिल 2047 में हमें हेल्प करेगा। अब हम चलेंगे एस्ट्रल पॉली के टेक्निकल चार्ट पे। एस्ट्रल पॉली जिसने अपना हाई बनाया था 2451 का, पिछले एक साल में इसने बहुत बुरा परफॉर्म किया, स्टॉक तेजी से नीचे आया, लेकिन अब ये रिकवरी के साइंस दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ से लेके मैप करें इसे इसके हाईएस्ट पॉइंट तक, तो अभी भी ये 56% का ग्रोथ हमें दे सकता है। क्या ये ग्रोथ कल ही आ जाएगी? क्या ये ग्रोथ जस्ट एक महीने बाद आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट क्या लॉन्ग टर्म में ऐसा होना है? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए कि जिस कंपनी ने पिछले 10-15 साल से बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी हो, जिसने बहुत अच्छे फ्रेंचाइजीज़ के साथ टाई अप किया हुआ हो खुद को प्रमोट करने के लिए, लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ा रहा हो, अपने प्रोडक्ट लाइंस को डाइवर्सिफाई कर रहा हो, पेंट सेगमेंट में, बाथवेयर में, सब में घुसने की कोशिश कर रहा हो, और एक बढ़ती हुई इकॉनमी के साथ
क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स में एक कप विथ हैंडल पैटर्न होता है। तो हम देखेंगे कि एस्ट्रल पॉली अभी ये पूरा एक कप बना, ये एक हैंडल बना और एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन फिर से ये नीचे आया और ये फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है तो जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, इसे कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप इसके लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ोगे और उसी को आप ऊपर लेके जाओगे इस ट्रेंड लाइन के, और आपका जो टारगेट आ रहा है वो 1872 का आ रहा है। टेक्निकल्स के हिसाब से ये 1872 का आ रहा है, पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी ये प्राइस इस समय बहुत अच्छा है इस स्टॉक को कंसिडर करने का, रिसर्च करने का। पर डिसीजन जो है वो आपका हमेशा आपका ही होना चाहिए। तो या तो अगर आपके कोई एडवाइज़र हैं तो आप उनसे इस स्टॉक का एनालिसिस करवा सकते हैं, या फिर आप खुद ये सीख सकते हैं और स्टॉक मार्केट में रैंडम पैसे लगाने से बच सकते हैं। ऐसे ही समझा जाता है कि हम कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक करें। हमें देखना होता है कि जो स्टॉक्स हैं क्या पिछले 10-15 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके आगे के लिए डिमांड हमें दिख रही है, क्या हमें उस सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, क्या हमें उनका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, क्या उनके प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई हैं, क्या उनके सेल्स ऑल टाइम हाई हैं, क्या उनका केपेक्स अच्छा है, उनकी वैल्यूएशन सस्ती है। जब ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं तब जाके हम एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आपकी वेल्थ बनती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए स्टॉक के एनालिसिस के लिए। तब तक सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ये कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट जाती है और अगर इस कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए कि हम इस चैनल को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एक बेटर डिसीजन लेने में। तो थैंक यू सो मच।